नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना विस्फोट की। इंदौर में एक साथ 17 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बीएसएफ कैंपस में 17 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मेडिकल कॉलेज का एक जूनियर डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव आया है। सैंपल लेने पर और बढ़ सकती है संख्या। तो ये बड़ी खबर है इंदौर से। इंदौर में एक साथ 17 जवान बीएसएफ के कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। बीएसएफ कैंपस में ये सभी जवान, आपको बता दें कि 17 जो जवान हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मेडिकल कॉलेज का एक डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है और सैंपल लेने पर माना जा रहा है कि ये संख्या कहीं ज्यादा बढ़ सकती है। स्वाभाविक है कि इन 17 जवानों के संपर्क में भी बड़ी संख्या में लोग आए होंगे। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से। अरुण, 17 जवान एक साथ संक्रमित निकलना, और स्वाभाविक है कि ये चेन भी थोड़ी बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है, क्योंकि 17 जवान हैं। कई लोगों से ये संपर्क में भी आए होंगे, परिवार वालों से भी संपर्क में रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए 17 जवान है और बीएसएफ का यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप है जो यहाँ पर उनका एक टुकड़ी यहाँ पर है और लग रहा है कि वो पूरी टुकड़ी ही कोरोना पॉजिटिव हो गई है, क्योंकि 17 जवानों ने तबीयत खराब होने पर उनके सैंपल पहले लिए गए थे और वो 17 के 17 पॉजिटिव आए और उसके बाद जो जवान है, बाकी जवान है, उनके सैंपल भी दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि संख्या और भी बढ़ सकती है। तो बीएसएफ के ट्रेनिंग कैंप में ये एंट्री हो गई है कोरोना की और इंदौर में अब हालात जो है दिन पर दिन भयावह होते जा रहे हैं। आज ही 208 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और एक डॉक्टर जो एमजीएम कॉलेज का डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, वो भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो जिन पर बचाने की जिम्मेदारी है वो भी अब धीरे धीरे कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और ऐसे में अब लोगों को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। सरकार और प्रशासन को भी चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि इंदौर पूरी तरह से अनलॉक हो गया है। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है और लोग मास्क भी ढंग से नहीं लगा रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन चिंता की बात है कि बीएसएफ कैंप में ये पहुंच गया है और ऐसे में जब बीएसएफ जवान कोरोना पॉजिटिव हुए हैं तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि उनकी जो भी कांटेक्ट में लोग आए होंगे, जो भी और जवान आए होंगे, वो भी कोरोना पॉजिटिव अगर होंगे तो ये चिंता की बात होगी। बिल्कुल, वाकई में ये चिंता की बात है। 17 जवानों के दरअसल सैंपल लिए गए थे और 17 के 17 जवान कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। यानी कि जो और दूसरे जवान हैं वो भी, उनमें भी बड़ी संख्या में ऐसे जवान होंगे जो संक्रमित हो चुके होंगे। शुक्रिया आपका अरुण इस पूरी जानकारी के लिए। खबर भोपाल से। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान आया है। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का समर्थन करता हूं, देर से ही सही अन्याय के खिलाफ बहादुरी से खड़े हुए हैं। पुलिस के दलाल मनमाने तरीके से कर रहे अवैध वसूली। एमपी से लगे यूपी के झांसी में डीजल सस्ता है। 1 लीटर डीजल के दाम में 8 रुपए 3 पैसे का अंतर है। ट्रांसपोर्टर्स ऐसे हालात में कैसे व्यापार चलाएंगे, ये सवाल भी गोविंद सिंह उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने शिवराज जी से अनुरोध किया था राजस्व और परिवहन सिंधिया समर्थक मंत्रियों को ना दिया जाए। हजारों करोड़ की जमीन सिंधिया जी ने अपने ट्रस्ट के नाम करा ली। शिवराज कुर्सी बचाने के लिए सिंधिया जी के सामने समर्पण कर चुके हैं। पहली बार जो जीत कर आए उनको मंत्री बना दिया। शिवराज सिंह को ऐसे मुख्यमंत्री पद को ठोकर मार देनी थी। अपमान होता है तो तुरंत कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जी किसान के बेटे हैं। किसान के बेटे को कोई लालच नहीं होना चाहिए। ये बयान पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का। उन्होंने जो हड़ताल की है उनका मैं सपोर्ट करता हूं और उनको बधाई धन्यवाद देता हूं। देर से ही किया, लेकिन आपने बहादुरी से अन्याय के खिलाफ लड़ना जो महात्मा गांधी ने हमें रास्ता दिया है, सत्याग्रह का कर रहे हैं। और उनके साथ एक तो डीजल और उसकी मार, दूसरा पुलिस के द्वारा बैठे हुए बैरियरों पर दलाल कटर नाम के लोग बैठा दिए, वो अवैध मनमानी तरीके से वसूली कर रहे हैं। तो आखिर वो अपना व्यापार कैसे चलाए? सिंधिया जी ने तो पहले भी किया था। मैंने तो शिवराज सिंह से अनुरोध किया था कि सिंधिया जी को राजस्व के समर्थक मंत्री को मत दो। और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने अवैध खनन को लेकर सत्याग्रह करने की धमकी दी है। जी हां, उन्होंने सीएम को पत्र लिखकर चेताया है कि प्रदेश में अवैध खनन नहीं रुका तो सत्याग्रह करूंगा। उन्होंने भिंड में सत्याग्रह करने की धमकी दी है।
साथ ही उन्होंने 15 अगस्त को सत्याग्रह करने की बात कही है। आपको बता दें कि डॉक्टर गोविंद सिंह भिंड और आसपास के जिलों में अवैध खनन का आरोप लगा रहे हैं और इसी के खिलाफ सत्याग्रह करने की भी सरकार को धमकी दे रहे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह। राज सिंह ने बनाई थी पूर्व के, जब मुख्यमंत्री थे पुराने समय में, पिछले बार बजट भी लाए थे। बजट लाए, लेकिन हुआ क्या? ऊंट के मुंह में जीरा का साबित हुई है। इनकी घोषणाएं केवल कथनी करनी में अंतर है। शिवराज सिंह के जो निर्देश और घोषणाएं करते हैं, केवल घोषणा मंत्री हो गए हैं, उनका क्रियान्वयन नहीं होता है। अवैध उत्खनन में क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि जिन जिलों में माफिया, खनिज माफिया और आपके अपराधी और भू माफिया, इन पे अगर कार्रवाई करने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को जिम्मेदार ठहराया जाए। तो डॉक्टर गोविंद सिंह को आप सुन रहे थे, पूर्व मंत्री हैं डॉक्टर गोविंद सिंह। वो न केवल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल को जायज ठहरा हैं और उसका समर्थन भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ भिंड और आसपास के जिलों में अवैध खनन का आरोप भी लगा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि अगर अवैध खनन नहीं रुका तो फिर वो सत्याग्रह पर बैठेंगे। सरकार को चेता भी रहे डॉक्टर गोविंद सिंह। दरअसल भिंड और आसपास के जिलों में रेत का अवैध खनन काफी पुराना मसला है। इस पर रोक लगाना अपने आप में चुनौती रही है और एक बार फिर से इस मसले को गरमाने की कोशिश में डॉक्टर गोविंद सिंह। तो एक तरफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल का समर्थन पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह कर रहे हैं और तो ये भी कह रहे हैं कि देर से ही लेकिन बहादुरी के साथ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े लोग खड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ भिंड और आसपास के जिलों में जो लंबे समय से अवैध खनन चल रहा है उस पर भी सवाल उठाया डॉक्टर गोविंद सिंह ने। अपनी सरकार में भी हालांकि वो इस मसले को उठाते रहे हैं और दरअसल भिंड और आसपास के कुछ जिलों में रेत का अवैध खनन लंबे समय से होता आ रहा है और अक्सर देखा भी गया है कि ये प्रशासन की मिलीभगत से बदस्तूर चलता रहा है। इस पर लगाम लगाना आसान कभी भी नहीं रहा और इस मसले पर एक बार फिर से एग्रेसिव नजर आ रहे हैं पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह। वो कह रहे हैं कि अगर इस पर रोक नहीं लगी तो फिर वो सत्याग्रह करेंगे। बता रहे हैं कि उन्होंने सीएम को पत्र लिखकर चेताया है, प्रदेश में अवैध खनन नहीं रुका तो सत्याग्रह करूंगा। उन्होंने भिंड में सत्याग्रह करने की धमकी भी दी है। साथ ही डॉक्टर गोविंद सिंह 15 अगस्त को सत्याग्रह करने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर गोविंद सिंह भिंड और आसपास के जिलों में अवैध खनन का आरोप लगा रहे हैं और उसे रोकने की मांग कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें, पूर्व मंत्री हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, पिछली सरकार में मंत्री थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और भिंड और आसपास के कुछ जिलों से लंबे समय से जो रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है उस पर एक बार फिर इन्होंने आवाज बुलंद की है और कह रहे हैं कि अगर यह अवैध खनन नहीं रुका तो फिर इस पर वो सत्याग्रह करेंगे। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, दो बातें, एक तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल को शायद कैश कराने की कोशिश डॉक्टर गोविंद सिंह की, दूसरी बात भिंड और आसपास के जिलों में रेत का अवैध उत्खनन का मसला अभी का नहीं है, पुराना है। पिछली सरकार कांग्रेस सरकार थी तब भी ये होता रहा है। एक बार फिर इस मसले को गरमाने की कोशिश डॉक्टर गोविंद सिंह के जरिए। बिल्कुल, देखिए, जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार में थी तब भी डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड और उसके आसपास के इलाकों में हो रहे अवैध खनन का मुद्दा उठाया था। लेकिन अब कांग्रेस सत्ता में नहीं और बीजेपी सत्ता में आ चुकी है, तो अब जो है डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस बात का ऐलान किया है कि भिंड के इलाके में यदि अवैध खनन नहीं रुकता है तो वो 15 अगस्त के मौके पर सत्याग्रह पर बैठेंगे। कुल मिलाकर जो है कांग्रेस अब अवैध खनन के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर गोविंद सिंह ने 15
अगस्त के दिन सत्याग्रह करने का ऐलान किया। उनका कहना है कि इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पत्र लिखा है और यदि उसके बाद भी अवैध खनन नहीं रुकता है तो वो सत्याग्रह करने को मजबूर होंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह का आरोप इस बात को लेकर भी है कि मध्य प्रदेश की रेत अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश पहुंचाई जा रही है और इसमें मध्य प्रदेश का न सिर्फ राजस्व का नुकसान हो रहा है बल्कि गलत तरीके से अवैध खनन भी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस एक बार फिर अवैध खनन के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। प्रशांत, बिल्कुल। एक और जो बात थी वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का समर्थन कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं गोविंद सिंह की बहादुरी के साथ देर से खड़े हुए हैं, लेकिन बहादुरी के साथ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े लोग खड़े हुए हैं। इस मामले को भी और कह सकते हैं कि आगे बढ़ाने की कोशिश है और इसका लाभ लेने की कोशिश भी है क्या गोविंद सिंह की? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने डीजल पर से 7 से 8 रुपए के कमी की है, वो वेट घटाने का काम किया और उसी के बाद से कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर हमला वर है और पेट्रोल और डीजल के दर कम किए जाने की मांग कर रही है। लेकिन अब ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से आज प्रदेश भर में ट्रक के पहियों को थाम दिया गया है और उनका कहना है कि डीजल के दामों में कमी की जाना चाहिए और इसी को अब कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन देना शुरू कर दिया है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन की मांगों का समर्थन किया और कहा है कि कांग्रेस भी यदि जरूरत पड़ती है तो उनके साथ खड़ी होगी। जी अनुराग रहिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। हालांकि कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई थी उसने वैट पेट्रोल और डीजल दोनों पर बढ़ाया था। रजनीश अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश अग्रवाल जी, डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं कि भिंड और आसपास के जिलों में अगर रेत का अवैध उत्खनन नहीं रुका तो वो सत्याग्रह पर बैठेंगे सरकार के खिलाफ। देखिए, ये तो उपचुनाव की दृष्टि से उनका पाखंड है। पहले वो जब उनकी सरकार थी तो अपने ही इलाके में चंबल में अवैध उत्खनन को लेकर बात कही थी कि इसका पैसा ऊपर तक जा रहा है। तो ऊपर तक पैसा कमलनाथ जी तक जाता था या 10 जनपद तक जाता था, वो तो बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि बाद में तुगलक रोड चुनावी घोटाले के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसी मध्य प्रदेश की धरती पर आम सभा में चुनाव में कहा था। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी पहले ही बताएं कि वो पैसा जो जा रहा था वो कितना पैसा पहुंचा, क्या चुनाव में खर्च करने के लिए पहुंचा था, 10 जनपद तक गया था या कमलनाथ जी तक गया था, क्योंकि उनके बयान अखबारों की सुर्खियां बने थे, सबको पता है, सबने दिखाया था, बताया था। और अब उपचुनाव आ रहे हैं इसलिए अनर्गल आरोप लगाने का कोई कारण नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद में सीधे FIR करने का काम हो रहा है। तमाम प्रकार से अगर कोई माफिया काम करने के लिए सोचता भी है तो उसकी मानसिकता को कुचलने का काम मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार करती है। ये जरूर है कि उस समय अवैध उत्खनन के आरोप न केवल डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने भी लगाए थे कांग्रेस सरकार में, उमंग सिंघार जी के भी आरोप सबको पता है। आधा दर्जन मंत्री हैं जो एक दूसरे पर आरोप लगाकर इस प्रकार का खुलासा और उमंग सिंघार के निशाने पर दिग्विजय सिंह भी थे। बहरहाल अब इसमें कितनी राजनीति है और कितनी हकीकत ये तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अवैध उत्खनन का मसला इस क्षेत्र में काफी पुराना है। शुक्रिया रजनीश जी आपका, और अनुराग आपका भी बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार से सवाल किया कि 15 महीने की सरकार में उन्होंने कितनों को रोजगार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि रोजगार तो दूर की, एक भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दिया गया। इसके साथ ही डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाने के मुद्दे पर भी उन्होंने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। उठाएं वो रोजगार के मुद्दे, हम सर झुका के स्वीकार करेंगे, पर पहले ये बताएं कि 15 महीने में किसी एक व्यक्ति को भी रोजगार दिया क्या? एक को सिर्फ 15 महीने में किसी एक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? एक को सिर्फ। आपके घोषणा पत्र में था, आपको कहना चाहिए था। और जहां तक सवाल आप डीजल की बात कर रहे थे, कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि हम डीजल पेट्रोल पे दाम कम करेंगे, हमारे घोषणा पत्र में तो नहीं था। उन्होंने घोषणा पत्र में कहा कि डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे और बढ़ा दिए, और उनके घोषणा पत्र में था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे और नहीं दिया। उनके घोषणा पत्र में था कि रोजगार देंगे, उन्होंने नहीं दिए। हम कहां से पिक्चर में आ रहे हैं? भोपाल में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी सरकार द्वारा गलत मामले दर्ज करने के आरोप के जवाब में
उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ बताएं कि उनके किस कार्यकर्ता पर बीजेपी की सरकार ने झूठा केस दर्ज किया है। उनका दावा है कि किसी भी कार्यकर्ता पर गलत मामला दर्ज नहीं हुआ। आदरणीय सिंधिया जी ने कहा तो आपने कहा कि आ जाएं सड़क पे, पूरी सरकार ही सड़क पे आ गई, आपने पूरी पार्टी सड़क पे ला दी। एक बात उनसे जरूर पूछूंगा, जिस विषय को लेके वो सड़क पे आने की बात कर रहे हैं, एक भी कार्यकर्ता ऐसा है जिस पे झूठा केस लग गया हो? हमने पहले भी 15 साल सरकार चलाते आ रहे हैं, एक नहीं ला सकते वो झूठा। क्या जो जिस केस के कारण से वो कह रहे हैं पूर्व मंत्री के, उस पर केस झूठा लगा है? जवाब दे कि झूठा लगा है क्या उस पर केस? मेरे से पूछो, सामने आ जाओ, मैं बताऊंगा झूठे केस कैसे लगते हैं और 15 महीने में आपने कैसे लगाए थे झूठे केस। मैं स्वयं चश्मदीद हूं, साक्षी हूं उसका। आप अपने लाओ, मैं अपने लाता हूं, फिर समझ में आएगी कि कैसे झूठे केस लगते हैं। उधर कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर बीजेपी नेताओं की शिकायत पर केस दर्ज करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इंदौर में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बीजेपी के 10 नेताओं के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज करने की मांग की है। सबूत के तौर पर कांग्रेस ने इन बीजेपी नेताओं की सीडी भी डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा को सौंपी है। हमने मांग करी है कि इन 9 लोगों पे मुकदमा दर्ज करा जाए और हमने विद प्रूफ, विद सीडी, विद प्रूफ हमने उनको ज्ञापन सौंपा है। अगर जिन पे हम करें, एक तो भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष इंदौर अरविंद भदौरिया, सहकारिता मंत्री रामेश्वर शर्मा, प्रोमोटर स्पीकर तुलसीराम सिलावट, मंत्री मध्य प्रदेश शासन अमित मालवीय, इंचार्ज बीजेपी आईटी सेल सुदर्शन गुप्ता, पूर्व विधायक संवित पात्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अमित पंचाल, जिला संयोजक आईटी सेल भाजपा, और शोभे करंट एज ए सांसद चिकमंगलुरु कर्नाटक। कितना समय दिया आपने इनको मुकदमा? हमने इनसे मांग करी, अभी हम इनसे मिलने जा रहे हैं। हमने तो अभी मांग करी कि तत्काल रूप से इनके मुकदमा भी दर्ज किया जाए, तो कांग्रेस पार्टी आमरण अनशन करेगी। और अहम खबर जबलपुर से है। निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली के मामले में सीबीएसई ने आज भी अपना जवाब पेश नहीं किया। हाईकोर्ट ने जवाब देने के लिए अंतिम मोहलत दी है। 24 अगस्त को मामले पर अगली सुनवाई होगी। इस दौरान हाईकोर्ट का राहत भरा अंतरिम आदेश जारी रहेगा। फीस जमा न करने पर स्कूल छात्र का नाम नहीं काट सकेंगे। तो ये बड़ी खबर जबलपुर से। निजी स्कूलों में मनमानी की फीस वसूली मामले पर सीबीएसई ने आज भी अपना जवाब पेश नहीं किया है, लेकिन जो अभिभावक हैं उनके लिए राहत जारी रहेगी। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रतीक, सीबीएसई का जवाब तो नहीं आया, लेकिन ये जरूर है कि जो अभिभावक हैं उन्हें फिलहाल राहत बरकरार रहेगी। बेशक प्रशांत, देखिए 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज हाईकोर्ट में सामने आई है। पहला तो ये कि सीबीएसई जवाब नहीं दे सका, इस लिहाज से हाईकोर्ट ने अंतिम मोहलत उन्हें दी है। दूसरा, दरअसल एक और महत्वपूर्ण विषय है कि जो याचिकाकर्ता उन्होंने एक संशोधन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है और ये कहा है कि 30 जुलाई को जिस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी क्लासेस के लिए जो आदेश जारी हुए हैं उसे उन्होंने कटघरे में रखा और चुनौती दी है। हमारे साथ याचिकाकर्ता रजत भार्गव जी मौजूद हैं। रजत जी, बेहद कहीं ना कहीं जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है स्कूल फीस वाला, और एक आवेदन भी आप लोगों ने आज दायर कर दिया है। आज हम लोगों ने एक अपनी पिटीशन को अमेंडमेंट करने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करी है। उसमें हमने ये कहा है कि जो अभी पिटीशन की सुनवाई हो रही है, इस बीच में राज्य शासन ने एक 30 जुलाई को एक आदेश निकाल दिया है, जिसमें उन्होंने लोअर क्लासेस, मिडिल और हाई क्लासेस में ये डिसाइड किया है कि इनकी ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी और उनका ड्यूरेशन क्या रहेगा। तो हमने उसमें को अभी रोकने के लिए एक अमेंडमेंट एप्लीकेशन दायर करी कि जब तक सुनवाई याचिका की नहीं हो जाती, इस आदेश जो सरकार ने जारी किया उस पर रोक लगाई जाए। आज एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो राहत भरी पिछले बार आदेश हाईकोर्ट ने दिया था कि अगर स्कूल फीस नहीं देते हैं तो छात्रों को निकाला ना जाए, वो राहत बरकरार अभी आगामी आदेश तक रहेगी। वो बिल्कुल बरकरार रहेगी और आगामी सुनवाई इस पिटीशन की अब 24 तारीख को नियत हुई है और सभी जितने भी इसमें पार्टीज हैं सबको कहा गया आप अपना जवाब इसमें प्रस्तुत करें और आने वाली 24 तारीख को हम उम्मीद करते हैं कि एक सकारात्मक निर्णय इसमें
आना चाहिए। तो 24 अगस्त की तारीख रहेगी प्रशांत, वो स्कूल फीस के साथ साथ जो नया आदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के तमाम निजी और सरकारी स्कूलों के लिए निकाला है कि प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी क्लासेस तक जिस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस किस किस ड्यूरेशन की होनी चाहिए और सप्ताह में कितने दिन होनी चाहिए, उसे भी कटघरे में यहां पर इनके द्वारा रखा गया है। प्रशांत, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए प्रतीक, बहुत धन्यवाद। और इस वक्त जबलपुर से एक और बड़ी खबर है। स्कूलों में प्राइमरी और सेकेंडरी क्लास में ऑनलाइन सिलेबस लर्निंग को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट में पहले की याचिका में संशोधन के लिए आवेदन दायर हुआ है। सरकार ने 30 जुलाई को आदेश जारी किया था। ऑनलाइन सिलेबस लर्निंग करवाने के आदेश दिए गए थे। 24 अगस्त को मामले में सुनवाई होगी। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रणब मुखर्जी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने ट्वीट कर यह खुद जानकारी दी है। तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर के जरिए दी है। ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी ने इस बात की जानकारी दी है कि वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं प्रणब मुखर्जी। तो पूर्व राष्ट्रपति, देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर के जरिए दी है। तो धीरे धीरे सियासतदानों में भी लगातार कोरोना संक्रमण पैर पसारता हुआ। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और अब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस बात की जानकारी खुद प्रणब मुखर्जी ने अपने ट्वीट के जरिए दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कैसे उन तक कोरोना पहुंचा ये अभी तक साफ नहीं किया गया है। हालांकि ये जानकारी खुद प्रणब मुखर्जी ने अपने ट्विटर के जरिए दी है। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर इंदौर से है, जहां जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के भाई की फेसबुक हैक हो गई है। तुलसी के भाई सुरेश सिलावट के फेसबुक से कई लोगों से पैसे मांगे गए हैं। सुरेश सिलावट उच्च शिक्षा विभाग में अतिरिक्त संचालक हैं। कुछ लोगों ने पैसे भी दिए हैं। इसकी जानकारी खुद सिलावट ने अपनी फेसबुक पर दी है। तो ये बड़ी खबर है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के भाई की फेसबुक हैक हो गई है। आगे बढ़ते हैं, इधर सिंगरौली में एक बार फिर भीड़ का इंसाफ देखने को मिला। यहां लोगों ने एक प्रेमी युगल को पेड़ से घंटों बांधे रखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इनको छुड़ाया। यह पूरा मामला माडा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो सिंगरौली में एक बार फिर भीड़ की दरिंदगी दिखी है। दरअसल यहां पर लोगों ने एक प्रेमी युगल को पेड़ से घंटों बांधे रखा है। बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार